हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंप्लीट किया है, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक, और हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल का नाम है द बायो बुक। आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। ओके, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन नहीं सुना है तो आपने ईजेशन सुना होगा, है ना। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ही हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, उसी में ही मैंने आपको न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स है वो बताए थे, और उसमें जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा ईजेशन। ईजेशन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है, राइट। तो एक्सक्रीशन का मतलब भी है रिमूव करना, बॉडी से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको रिमूव करना, बट उसका प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा। और इनमें जो वेस्ट होंगे वो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनसे जो वेस्ट बन रहा है, उनसे जो काम की चीजें बन रही है वो हमारी बॉडी यूज कर लेगी, और जो वेस्ट बन रहा है वो हम बॉडी से रिमूव करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, सी यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पे मेलफिजियन टिब्यूल्स लिखा हुआ है, राइट। सी देन उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड लिखा हुआ शो हो रहा होगा, राइट, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नेफ्रो स्टॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ्लेम सेल्स है। ठीक है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो बाकी सारी चीजें तो आपको मे बी नहीं समझ में आएगी अभी, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये डायग्राम्स क्या है और ये कौन से एनिमल्स में होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। बट आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा, और इतना तो सबको पता होगा कि हम जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं तो उसके लिए किडनी में जो है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो रहता है ना वो फिल्टर होता है, देन हम उसको यूरिन के फॉर्म में जो है वो रिमूव करते हैं, जिसमें हमारा यूरिया होता है। कुछ हमने जो ड्रग्स ली होती है, मेडिसिन वगैरह होती है, वो यूरिन में पास होती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें, तो जो भी वेस्ट है तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, और किस तरीके से जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। ओके, we all obtain our nutrients from different sources which are later digested and metabolized in our body। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रखा है, जिसको नहीं पता है वो उसको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ही, वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं अपने डेली बेसिस पे, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। फॉर एन एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, एंड देन उसको डाइजेस्ट भी करती है हमारी बॉडी, एंड डाइजेस्ट के बाद वो मेटाबोलाइज्ड भी होते हैं, उसका यूज भी होता है हमारी बॉडी में। और उस यूज के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती है हमारी बॉडी में, सेल्स जो है उसको यूज करती है, एटीपी बनाती है, एनर्जी बनाती है, और साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, so after metabolic reactions the body starts to sort out useful and toxic substances। ठीक है, तो हमारी बॉडी खुद ही डिफाइन कर लेती है, खुद ही चेक कर लेती है कि कौन सा यूजफुल है और कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ताकि उसको बॉडी से रिमूव कर सके। एज वी ऑल नो द अक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स, अक्यूमुलेशन मीन्स अगर वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। ठीक है, इसीलिए बॉडी उसको रिमूव करती है। देखो, यूजफुल चीज है तो ऑब्वियसली बॉडी उसको यूज करेगी, जितनी जरूरत है उतना यूज करेगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है बहुत सारी चीज और वो यूजफुल है तो स्टोर भी कर सकती है बॉडी। लेकिन अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने न्यूट्रिएंट जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि
उसके बाद हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो सेल के पास जाएगा और उस सेल्स में जाकर के वहां पे वो एटीपी प्रोड्यूस करे। बट एटीपी के साथ साथ में CO2 एंड वाटर भी बन रहा है, तो उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं, राइट। CO2 को भी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हम बॉडी से रिमूव करते हैं अगर वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो अगर वो इकट्ठे होते रहेंगे हमारे बॉडी में और हम नहीं रिमूव करेंगे, तो वो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। So accumulation of the toxins may be harmful and the body removes all the metabolic wastes by the process called excretion। तो इसी को हम excretion बोलते हैं। यहाँ पे और अच्छे से जो है आपको definition मिल जाएगी। Excretion is the process by which organisms expels or remove metabolic waste products and other toxic substances from their body। ठीक है, दोनों ही सही है, आप दोनों ही डेफिनेशन में लिख सकते हो कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी। अभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें होती है, खासकर तो हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किडनी। तो हम जो रिमूव करते हैं मोस्टली वो यूरिया रिमूव करते हैं, ठीक है। और भी जो ऑर्गेनिजम्स है, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म यूरिया रिमूव करेगा। कुछ अमोनिया भी करते हैं, कुछ यूरिक एसिड भी करते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट या जो टॉक्सिक सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, हाईली टॉक्सिक है ये, ठीक है। हाईली हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, है हमारा अमोनिया। ओके वेट अ मिनट, इसको रिमूव कर देती हूँ। या क्या है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया ना तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी बॉडी में नहीं रहता है, हम इसको नहीं रिमूव करते। बेसिकली हमारी बॉडी में जो है वो यूरिया बनता है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे बनता है और कैसे रिमूव करते हैं। So it is first metabolic waste of protein metabolism। अभी अमोनिया बनता कैसे है, ये प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन से कैसे बनेगा, प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट, जो टॉपिक था हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब इनको ना बॉडी डाइजेस्ट करेगी पहले, मतलब इनका ब्रेक डाउन करेगी, तभी हमारी सेल जो है उसको यूज करके एटीपी बना सकती है। तो सबसे पहले इनको यूज करने के लिए इनका ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन से ही प्रोटीन बनता है। तो ये जो अमीनो एसिड है ये हमारी बॉडी आगे से आगे यूज करती है, फिर उसको और डिग्रेड किया जाता है हमारी बॉडी, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करती है और उसका स्मॉलर सब्सटेंस बनाती है। वो कीटो और अमीनो ग्रुप, अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटो ग्रुप हम यूज कर लेते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में समझ में आएगा कि कैसे बनता है। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। तो कीटो ग्रुप और अमोनिया ग्रुप बना, तो कीटो ग्रुप तो यूज हो जाएगा एटीपी बनाने में, लेकिन जो अमोनिया है ना वो बॉडी से रिमूव करना जरूरी है क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है और ये हाईली टॉक्सिक है। जो वेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इन सब में से हाईली टॉक्सिक अमोनिया रहेगा, ठीक है। और ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, हाईली सॉल्युबल है। तो ये जो अमोनिया है ना हमारी बॉडी में नहीं स्टोर होता, ये बेसिकली मोस्टली होता है जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, जैसे एक्वेटिक ऑर्थोप्रोड्स है, एक्वेटिक बोनी फिशेस है, एक्वेटिक फ्रेश वाटर फिशेस भी आप बोल सकते हैं, एम्फीबियन टेडपोल्स। तो ये सब क्या अमोनिया एक्सक्रीट करता है। जैसे अमीबा है, तो ये सब क्या अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं क्योंकि ये वाटर में ही रहते हैं, तो वाटर में ही रहते हैं मोस्टली। तो वाटर में ये क्या क्या होता है कि इनके सराउंडिंग वाटर है, तो वाटर उनकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। वो और वाटर के साथ ही जो अमोनिया है वो भी रिमूव हो जाता है। तो अमोनिया क्या हाईली टॉक्सिक है, तो वो बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर वो वाटर उनके पास ज्यादा होना चाहिए ताकि अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर में जल्दी से सॉल्युबल होकर के वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इसीलिए ये हम नहीं स्टोर कर सकते हमारी बॉडी में, ठीक है।
तो ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स जो है क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट में बनाते हैं, मतलब उनकी बॉडी में बनता है और रिमूव करते हैं बॉडी से। तो अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट एनिमल्स एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीअमीनेटेड degraded into their keto and ammonia groups, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले। The keto groups are used in catabolism for producing ATP, whereas ammonia is excreted as such or in other forms। ठीक है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ये आपको याद रखना है। आपके लिए मेन चीज जो है वो यही है कि आपको बस इतना याद रखना है कि हाईली टॉक्सिक कौन सा है। ठीक है, स्टार मार्क लगा देते हो। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली soluble in water. Its excretion as such therefore requires a large amount of water। ठीक है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा। अपने अपने आसपास भी बहुत ज्यादा बहुत सारा पानी होना चाहिए ताकि उनकी बॉडी में चला जाए और वो वाटर के साथ रिमूव हो जाए। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। That is why most of the aquatic arthropods, bony and freshwater fishes, amphibian tadpoles, turtles, etc. excrete ammonia। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन। इस एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन। और जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं तो उसको उनको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन और उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनोटेलिज्म समझ में आया अमोनिया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, नंबर वन चीज। नंबर टू, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ह्यूमन नहीं करते हैं अमोनिया एक्सक्रीट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसके लिए, तो इतना हम पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया। ये भी आपका जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से ही आगे जाकर के बनेगा। दिस इज लेस टॉक्सिक एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक है। ठीक है, लिस्ट नहीं बोल रहे हैं बट अमोनिया से कम है, यूरिक एसिड से थोड़ा ज्यादा है। हैंस इट कैन स्टे फॉर सम टाइम इन द बॉडी। तो ये बॉडी में हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा हो कि आप तुरंत तुरंत आप एक एक मिनट के अंदर वॉशरूम नहीं जाते हो, है ना, यूरिन पास नहीं करते हो। आप 1 घंटे में, हाफ एन आवर में, मतलब जितना आपने पानी पिया है हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आप जो है उसको रिमूव करते हो। कुछ टाइम के लिए आप होल्ड भी कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है यूरिन पास करने के लिए, तो आप स्टोर भी कर सकते हो, ज्यादा देर तक नहीं। ये नहीं बोल रही मैं आपको कि करके रखना है, नहीं, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप उसको तुरंत पास कर दे, क्योंकि यूरिया भी हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि लेस टॉक्सिक है अमोनिया से तो कोई हार्म, मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, ये भी हार्मफुल है, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, क्या डिजीज होती है, मैं आपको इसी टॉपिक में आगे बता दूंगी। बट ये स्टोर नहीं करना होता है, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। ठीक है, लेस टॉक्सिक है तो कुछ टाइम के लिए बॉडी में ये स्टोर हो सकता है, ताकि क्योंकि हम उतना पानी नहीं पीते तो उतना सॉल्युबल नहीं होता है ये पानी में, तो इजीली हम कम पानी के साथ में भी काम चला सकते हैं। Okay, so many land vertebrates, adult amphibians and mammals and such aquatic animals which cannot afford to lose much water। मतलब जो ज्यादा पानी को मतलब पानी को लूज करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं कर सकते, वो ये यूरिया जो है एक्सक्रीट करते हैं, उनकी बॉडी में यूरिया बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एलेस्मो ब्रांच फिशेस, मरीन बोनीफिश, एडल्ट फ्रॉग, अर्थवर्म्स, नेमेटोड्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, दे कन्वर्ट देयर अमोनिया। अब बनेगा तो पहले अमोनिया है, लेकिन अमोनिया को तुरंत वो यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर एक्सक्रेशन, ताकि वो अगर इतना पानी है भी नहीं उनकी बॉडी में तो वो स्टोर कर सके कुछ टाइम के लिए। दिस टाइप ऑफ एक्सक्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, यूरियोटेलिक। अभी हमने अगर अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, अमोनोटेलिक एक्सक्रेशन, और यहाँ पे यूरिया कर रहे हैं इसलिए यूरियोटेलिक एक्सक्रेशन, और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज 18 to 38 mg मिलीग्राम बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में 18 to 38 mg यूरिया लेवल है अगर आपकी बॉडी में, तो ये नॉर्मल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यूरिक एसिड। ओके, एनिमल्स लिविंग, अब ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, और ये वो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, ये भी अमोनिया, फिर अमोनिया से बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में। बट ये वो ऑर्गेनिजम्स जो है
एक्सक्रीट करते हैं, जो बिल्कुल कम पानी यूज करते हैं, बिल्कुल कम। और ये जो है वाटर के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होता है, ये मोस्टली पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, ठीक है, वो यूरिन नहीं पास करते, वो क्या करते हैं, पेस्ट मतलब पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में वो जो है एक्सक्रीशन करते हैं, तो वो उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड। तो एनिमल्स लिविंग इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन है, एरिड कंडीशन है, सच एज लैंड, gastropods, most insects and reptiles, snakes and lizards, birds and kangaroo rat, mammal, etc. have to conserve water in their bodies. उनको water store करना है, तो वो अपनी body से water नहीं निकाल सकते। Already अगर वो desert area में है और वैसे पानी की कमी है, वहाँ उतना पानी उनको मिलता नहीं है, और अगर फिर भी वो पानी वेस्ट करते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इसीलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। उसके लिए वो वाटर भी इतना सॉल्युबल है भी नहीं, इनसॉल्युबल है ऑलमोस्ट, तो इसलिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए। These therefore synthesize crystals of uric acid, ठीक है, from their ammonia for the formation of uric acid। तो ये उनकी बॉडी में पहले अमोनिया बनेगा, ठीक है, अमीनो एसिड से अमोनिया, एंड देन उसके बाद वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बना देगा। जेंथाइन ऑक्साइडेज एंजाइम इज नेसेसरी। यूरिक एसिड बनाने के लिए जेंथाइन ऑक्सीडाइज एंजाइम जरूरी होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नीट वालों के लिए है, वो पढ़ सकते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर नॉन टॉक्सिक, बस आपको इतना याद रखना है, नॉन टॉक्सिक होते हैं, ऑलमोस्ट insoluble in water, तो ज्यादा पानी की जरूरत है ही नहीं। Hence these can be retained in the body for a considerable टाइम बिफोर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। तो ये काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक उनको मतलब टाइम ही मिलता है रिमूव करने के लिए। यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट डिस्चार्ज इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में वो रिमूव करते हैं, ठीक है, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। दिस एक्सक्रीशन इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक, इनको बोलते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं इसीलिए यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन होगा, और ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको? आगे बढ़े। अब कुछ एनिमल्स देख लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक में 10th की बुक में दिया हुआ है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस टाइप के उनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं और क्या एक्सक्रेट करते हैं, किस फॉर्म में वो वेस्ट को एक्सक्रेट करते हैं। ओके, फ्लैट वर्म्स, सम एनेलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। ये क्या करते हैं, अगर आपने 9th क्लास में जो है फाइलम पढ़े हैं तो आपको याद रहेगा। फ्लैट वर्म्स, एनेलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, ये क्या है, और ये एनिमल्स, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, इनके थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं। ओके, मतलब जैसे हमारे अंदर किडनी होती है ना, मैमल्स में से यहाँ पे मेंशन है, मैमल्स में क्या होती है, किडनी होती है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें ही जो है आपके ब्लड से सारा फिल्टर होगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होगा और फिर यूरिन में कन्वर्ट होकर पूरा जो है हम यूरिन के थ्रू उसको पास करेंगे। तो वैसे ही फ्लैट वर्म्स, एनेलिड्स, सेफेलोकॉर्डेट्स में प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स नाम का एक ऑर्गन रहता है। अर्थ वर्म्स और एनेलिड्स जो होते हैं, कुछ अच्छा, कुछ एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स होता है, कुछ में नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स आप समझ लो। फिर इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, इनमें भी छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई होती है जिनको बोलते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो है कुछ ऑर्गन्स है एनिमल्स के अंदर अंदर कुछ अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो ये आप जो है आपको याद करने होंगे कि कौन सा एनिमल में किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे हमारे पास किडनी है, वैसे ही अदर ऑर्गेनिज्म के पास की तो किडनी नहीं होगी, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास अलग अलग टाइप का, मतलब इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं वो, तो इसलिए उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता है फॉर एक्सक्रीशन। ओके, ओके, सो अभी यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और उनका फंक्शन बताया गया है। आपकी क्लास 10th के लिए तो जो लास्ट टेबल हमने देखी है बस उतना ही याद रखना है, बट अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यहाँ पे मैं दो टेबल और ऐड कर रही हूँ इसी वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, जैसे कि अगर 11th 12th के स्टूडेंट है तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए गए, नाम लिखा हुआ है और उसकी क्या फंक्शन है।
जैसे आपका प्रोटोजोआ की अगर बात करें, मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अब अमीबा आपको पता है उसमें सूडोपोडिया होते हैं, राइट। और इस तरीके से पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है, फॉल्स फिट होते हैं। और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये मोस्टली क्या है, पानी में ही रहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्वेटिक है, या फिर अगर हम बात करें अमोनिया की, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक है, तो इसके लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर पानी होगा तो अमोनिया को इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो अमीबा क्या है हमारा, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये पानी में ही रहता है। तो इसकी बॉडी में जब भी अमोनिया बनता है, इजीली वाटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जब भी अमोनिया बनता है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा, जहां पर ही अमोनिया बनेगा और निकल जाएगा, वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपने फूड वैक्यूल तो देखा होगा, न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब फूड कंज्यूम करता है अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू, तो फिर वो फूड वैक्यूल में चला जाता है, और उसी फूड वैक्यूल में एंजाइम्स के थ्रू उसका डाइजेशन होता है। बाद में वो फूड वैक्यूल से वो सारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, उसकी बॉडी में आ जाते हैं, और फूड वैक्यूल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसे ही इसकी बॉडी में, मतलब अमीबा की सेल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल के अलावा और भी छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल मीन्स खाली स्पेस। तो जो वैक्यूल होते हैं, उसी वैक्यूल के अंदर से अमोनिया जो है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, इनकी बॉडी में सराउंडिंग वाटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके पास हमारी तरह किडनी नहीं होती है। तो ऐसे ही अलग अलग फाइलम जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और जितने भी टोटल हमारे फाइलम है, वो सारे फाइलम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और उस फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मतलब जो कॉमन है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंसेक्टा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा में आती है। वो हमने पहले भी देख लिया था लास्ट टेबल में, कि जो मॉस्किटो है या कॉकरोच है, तो उनके अंदर क्या होती है, मेलफिगियन ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। ऐसे नेफ्रोसाइट भी होता है, यूरिकोस ग्लैंड होती है। तो ये सब क्या करती है, एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ये पूरी टेबल है, आप इसको अच्छे से देखिए, गो थ्रू कीजिए, आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। सी यहाँ पे भी बाकी के जो फाइलम्स है वो यहाँ पे सेकेंड टेबल में मेंशन किए हुए हैं। मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। फिर यूरोकॉर्डेटा एंड सिफिलोकॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा के जो टाइप्स है वो सब फाइलम है, वो सब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनके वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, कैसे बनते हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो, या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं, और उनके अंदर किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। क्योंकि हाँ, मैमल्स में जो है जैसे किडनी होती है, हमारे अंदर किडनी होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास किडनी होगी फॉर एक्सक्रेशन। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अमीबा, अमीबा जो है उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, उसी के थ्रू वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये क्या है और ये कैसे बनते हैं, और इनमें से हाईली टॉक्सिक क्या है, कैसे बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। हमने एक्सक्रेशन का जो इंट्रो है वो पूरा देख लिया है। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो होगा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज का वीडियो है। क्या है ये, किडनी, राइट। हमारे पास किडनीज होती है, राइट। तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। जो ब्लड है वो फिल्टर कैसे होता है, और सारे वेस्ट प्रोडक्ट उससे कैसे बाहर निकल के फिर वो यूरिन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। उसमें हम किडनी, नेफ्रॉन सबके फंक्शंस देखेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी पढ़ने वाले हैं।
ओके, तो आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी पार्ट 2। तब तक के लिए आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के जो भी बाकी टॉपिक्स है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट पे जा करके सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है उन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको जरूर वहाँ पर रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए जाकर के सबसे पहले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको वहाँ पे दिख जाए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जो साइंस लवर है, जो बायोलॉजी लवर्स है, उनको अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं वीडियोस, और उनको भी बोले कि चैनल सब्सक्राइब करें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आएगा तो इजीली वो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।